Good morning, guys. Welcome once again to our physics lecture. It is the class 11th lecture. We are going to learn about the gravitations. Obviously, your chapter is gravitations. तो बच्चों, आज तक हम लोगों ने क्या क्या देखा वो हम लोगों को देखना है। ये हमारा चौथा लेक्चर है ग्रेविटेशन का। लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सिर्फ वीडियो आपको देखना होगा, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, और लाइफ टाइम आपके मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नाम है वो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है इसका? दैट इज कॉल्ड एज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। ये हम लोगों के लिए पुराना ही है, जिसको हम लोग जी स्मॉल जी से डिनोट करते थे। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को देखना होगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने क्या किया कि इसके पहले वाले जो लेक्चर है, इन लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये वाला जो स्मॉल जी है ना, इसका कहीं ना कहीं नाम लिया है, कहीं ना कहीं इसके कंसेप्ट को हम लोगों ने हाथ डाला है। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों को बार बार याद दिला रही थी कि जी क्या होता है। इस जी का स्मॉल जी और कैपिटल जी जो हम लोगों ने कल देखा था, कैपिटल जी दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उस जी का और इस जी को लेके क्या रिलेशन है, तो उसी रिलेशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक सबसे पहले हमें याद दिलाता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि हम लोगों ने कल देखा था, हमारा कल वाला जो लॉ था वो क्या था कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कल ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों को पता है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है, अगर हम लोग किसी भी प्रकार का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का काम करता है। ये जो भी हम लोग कांस्टेंट लेंगे वो वाला। अब इसके अंदर जी ले लिया है, कहीं और कुछ और होगा, कहीं कुछ और होगा, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कौन सा ले लिया? ये वाला जी ले लिया। ओके, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम? एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये वाला इक्वेशन आ गया। इस वाले इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट और जो हमारा अर्थ सरफेस वाला जो मास होता है अर्थ का, ये दोनों का प्रोडक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, नॉट अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, इस वाले फोर्स को। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो अंतर होता है, उसके स्क्वायर को ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने लिया है, इस फार्मूले को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है या किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना है, तो उसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब हम जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लेकर इस जी से जो रिलेशन बताने वाले हैं, उसके पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर करनी है। वो जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है रिलेटेड विद दी अर्थ। किसके रिलेटेड है? वो अर्थ के रिलेटेड है। अब जब हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं या प्रैक्टिकली कुछ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हम लोगों को जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ को हम लोग एक स्फीयर का शेप दे देते हैं। बट एक्चुअली जो अर्थ हमारा होता है, ये नॉट अ स्फेरिकल शेप, इट इज जस्ट अ ओवलिक स्पेस।
ये अंदर थोड़ा फैला हुआ है और दो साइड्स में थोड़ा सा, मानो कि जैसा अंडा है ना, लाइक दैट, सेम 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 एक्स की तरह होता है। लेकिन इतना ज़्यादा एक्स को ये फॉलो नहीं करता, उसके शेप को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, लेकिन जस्ट लुक लाइक दैट। ओके, तो जब हम लोग अर्थ को प्रैक्टिकली जब हम किसी एक्सप्रेशन में उतारते हैं या किसी मेथड यूज करने के लिए अर्थ के शेप को हम लोग लेते हैं, तब वो जो अर्थ का जो शेप होता है उस शेप को हम लोग बताते हैं कि ये जो अर्थ है हमारी अर्थ, इट इज इन अ स्पेरिकल शेप, इट इज इन अ स्पेरिकल शेप। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोगों को एक बात पता चलती है कि ये वाला जो एम होता है, कैपिटल यम, इस कैपिटल यम को हम क्या कहते हैं कि ये जो कैपिटल यम है ये हम लोग वहाँ पे मास ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ये जो ऑब्जेक्ट्स है हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास मानो कैपिटल यम है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास मानो स्मॉल यम है, और ये जो आर स्क्वायर है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का आर, ये जो है ये डिस्टेंस है। लेकिन देखो, मैं फिर से वापस इस पॉइंट पे क्यों आया हूं, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि ऑब्जेक्ट हो या अर्थ हो, इसको हम लोगों को किसके साथ कन्वर्ट करना है, इस जी वाले के साथ कन्वर्ट करना है, स्मॉल जी को लेके हमको इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब ये जो अर्थ है, अर्थ को जब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहेंगे, इसमें से कोई भी ये वाला अगर उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो प्रैक्टिकली जब हम इसको एप्लीकेबल करेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन के लिए या किसी भी मेथड के लिए, तो हम लोगों को पता है कि अर्थ को हमको एक स्पेयर शेप में इंट्रोड्यूस करना होता है, और उसका जो स्पेयर शेप होता है इट इज अ यूनिफॉर्म स्पेयर, इट इज अ यूनिफॉर्म स्पेयर, मतलब हर जगहों पे उसकी जो क्या कहते हैं उसको शेप है, इट इज वन काइंड ऑफ द यूनिफॉर्म शेप होता है। अब ये जो यूनिफॉर्म शेप है, इस यूनिफॉर्म शेप को जब हम लोग देखते हैं, मानो समझो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये हमारा एक अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ मानो हमारी ऐसी है, तो इस अर्थ को हम लोग जब देखते हैं तो इसका जो मास है, ये मास हम लोग बोलते हैं कि दिस मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो मास है अर्थ का, ये मास कॉन्सेंट्रेट किया गया है। अब ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि मास जो है वो मास कॉन्सेंट्रेट किया गया है एक जगह पे, एम आई राइट, बराबर। अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोगों को पता है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, या हम लोग भी करते हैं कि जो नोटबुक होती है ना, उस नोटबुक को हम लोग उंगली के ऊपर रोटेट करते हैं, ऐसा 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 राउंड शेप में। अब मुझे बताइए, रुकिए एक मिनट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करा के ही बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब ये देखो, ये रजिस्टर है, ओके। अब इसको अगर हम लोगों को रोटेट करना है, बराबर है, अगर रोटेट करना है तो इसके इस वाले सेंटर पॉइंट को ही हम लोगों को कंसीडर करना होता है, और हमारा जो फिंगर आउट है वो फिंगर यहीं पे रखना होता है। आफ्टर दैट ये रोटेट होगा, इस जगह पे नहीं होगा, इस जगह पे नहीं होगा, इस जगह पे नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि जो रजिस्टर है, जो नोटबुक मैंने आपको बताया, उसका जो मास है वो मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, लाइक दैट। जो अर्थ है, अर्थ का भी मास एक जगह पे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ओके, अब ये जो मास है हम लोगों ने बताया कि सेंटर को वो कॉन्सेंट्रेट हुआ है, और उसी तरह से ये जो अर्थ है हमारी, इस अर्थ का जो मास है वो मास है कैपिटल एम। क्या है मास? वो कैपिटल एम है। और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा मास से, मास ऑफ द अर्थ बोले तो अर्थ के ऊपर से जो भी हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे उसका जो मास होगा वो होगा स्मॉल एम होगा, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? आर होगा, बराबर है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट का,
इट इज नॉट एक्टेड अपॉन एनी अदर फोर्स। किसका बोल रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट का जो भी पॉइंट होगा, इट इज नॉट एक्टेड अपॉन एनी अदर फोर्स। मतलब सिंपल कि जब ये जो फोर्स होगा, ओके मैं इसको जस्ट लिख रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा वो फोर्स अर्थ की तरफ एक्सलरेट होगा। कहां होगा वो? अर्थ की तरफ एक्सलरेट होगा। अब अर्थ की तरफ एक्सलरेट होगा, दैट मींस अर्थ क्या करेगी? उस ऑब्जेक्ट को खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगी। अर्थ क्या करेगी? खुद के तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। दैट मींस जो भी एक्सलरेशन होगा, उस एक्सलरेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ये एफ है फोर्स, ये भी क्या है? फोर्स है। अब ये फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सलरेशन, और इसी एक्सलरेशन को हम लोग लिखते हैं यहां पे, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उस फोर्स को डाउनवर्ड पे ला रही है, अर्थ की तरफ ला रही है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1/m। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया? अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया? ये तो बहुत ही अलग तरीके से ले लिया सर आपने। बराबर है। अब इसको ज़रा सा रिवाइंड करो। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये जो फोर्स का वैल्यू है, एक साइड में मास इंटू एक्सलरेशन होगा, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये फोर्स है, बराबर है। ये क्या हो गया? मास इंटू एक्सलरेशन हो गया, इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसी एम को इस साइड लेके आइए, ए इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। यहाँ पे न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो दिस एम इट विल बी कैंसल। और ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों ने इसको कहा इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन हमारा आया है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग कहेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी। अब इसके अंदर एक केस हम लोगों को पढ़नी है। देखो ये तो बहुत इजी है, इसको लगे तो हम और एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, लेकिन लास्ट में अभी नहीं। अब मानो कि हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया है, देखो ऑब्जेक्ट कैसा है? ये हमारी अर्थ है, बराबर है ना? अर्थ के पास यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का और ये जो डिस्टेंस था, ओके, ये डिस्टेंस सॉरी यम नहीं आर है, आर। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? आर है। अब ये जो अर्थ है, अर्थ का जो डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, सॉरी ये गलत हो गया था। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? बहुत ही पास है। देखो आप लोगों को रेडियस ऑफ द अर्थ हम लोग कैपिटल आर से बताते हैं, तो ऑब्जेक्ट मानो बहुत ही पास है, तो इसकी आर की वैल्यू हो जाएगी नियरली इक्वल टू कैपिटल आर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? नियरली इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगी। तो ये जो हमारा लास्ट वन इक्वेशन था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशंस और इस इक्वेशन में क्या फर्क है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है? देखो दोनों इक्वेशन में फर्क आता है रेडियस को लेके, रेडियस मानो डिस्टेंस को लेके। जब ये इक्वेशंस जब हम लोग लिखेंगे, तब हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से कहीं ना कहीं दूर है, अर्थ से कहीं ना कहीं दूर है, अर्थ से थोड़ा सा दूर है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। लेकिन यही ऑब्जेक्ट
अगर सरफेस के क्लोज आता है, अर्थ सरफेस के क्लोज आता है, अर्थ सरफेस के क्लोज आता है, तो उसकी आर की वैल्यू नहीं रहेगी, वो हो जाएगी रेडियस ऑफ द अर्थ की, मतलब अर्थ के सरफेस की जो भी वैल्यू होगी वो आएगी, और वो वैल्यू होती है कैपिटल आर। वो क्या होती है? कैपिटल आर। तो इसको अगर समझना है तो इसको हम लोग लिखेंगे ई एस, दैट इज कॉल्ड एज द अर्थ सरफेस। अगर इसके ऊपर एमसीक्यू अगर आता है आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट और सिंपल, कि अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट ये नियरर टू द अर्थ है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, क्लोज टू द अर्थ सरफेस है तो उसका आंसर ये होगा। उसका आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। तो ये था सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेकर। लेकिन इस लेक्चर में हम लोगों को देखना होगा कि और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो ये सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द है, सरफेस के क्लोज नहीं है, सरफेस से कहीं थोड़ा सा दूर है। तो ये सिंपल वाला एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लिया, बहुत सिंपल वाला एक्सप्लेनेशन। अब इसके बावजूद इस आर्टिकल्स में हम लोगों को कंप्लीटली 4 टॉपिक्स देखने हैं, और सिर्फ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेके। आज के लेक्चर्स में जितना हो सके उतना मैं ले लूँगा, बाकी का कल के लेक्चर में लूँगा, या तो इसकी एक अलग सी छोटी 4-5 लेक्चर की सीरीज बन जाएगी। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, इस टॉपिक के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम लोगों को अलग अलग वेरिएशन पे देखना है। तो इसको ले लेते हैं हम पहला वाला टॉपिक, द वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी लिख लेता हूं मैं इसको डायरेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है सब बताऊंगा भैया, 1 मिनट दीजिए, मुझे आपको लेक्चर सेंड करना होगा। वंस मोमेंट। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक है कि वेरिएशन होगा किसका जी का होगा, सॉरी किसका होगा, जी का होगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स को लेकर। किसको? अलग अलग पॉइंट्स को लेकर। तो वेरिएशन ऑफ जी, एक अल्टीट्यूड आ गया, दूसरा जो होगा वो डेप्थ को लेकर होगा, तीसरा जो होगा वो होगा लैटिट्यूड को लेकर, और चौथा जो होगा वो होगा इसके शेप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके शेप के अकॉर्डिंग। और ये जो चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करा देता हूं। ओके, अब अल्टीट्यूड हो गया, फिर ये सेम वाला पोर्शन है विथ डेप्थ हो गया, फिर विथ लैटिट्यूड हो गया। ओके, और लास्ट वाला जो हम लोगों ने बताया इट इज रिलेटेड विद द शेप हो गया, अर्थ के शेप को लेकर। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड मानो क्या है कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के इस पोजीशन में आपका ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन में यहां पे ऑब्जेक्ट है। फिर सेंटर से ये वाला डिस्टेंस देखना होगा, ये तो हमें पता है, ये तो रेडियस है r, इतना जो डिस्टेंस होता है वो h होता है। क्या होता है? h होता है। तो इस पॉइंट्स को लेकर हम लोगों को g निकालना है। पहले इसमें डेप्थ की बात करोगे तो हम लोगों को पता है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ एक कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स में बनी हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये जो तरबूज होता है हमारा, बराबर है, उसके अंदर अलग अलग लेयर होते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर होते हैं। सिमिलरली अर्थ के अंदर भी ऐसे एक स्फेरिकल लेयर होते हैं। मतलब अब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के डेप्थ्स के रिलेटेड हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसकी भी हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी होगी। फिर
तीसरा वाला जो पॉइंट आता है इट इज रिलेटेड विद द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मानो क्या है कि अर्थ के लैटिस पॉइंट के ऊपर, ये इस पॉइंट्स के ऊपर कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोगों को क्या करना होगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी होगी। और जो लास्ट वन आता है वो सिंपल है कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अर्थ के शेप को लेकर क्या एक्सप्लेनेशन है। अर्थ के शेप को लेकर क्या एक्सप्लेनेशन है, मतलब सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ एक स्फीयर है। ये अर्थ क्या है, हमारा एक स्फीयर है, ऐसा हम प्रैक्टिकली कंसिडर करते हैं। उसी कंसिडर किए हुए पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर अर्थ के शेप को लेकर क्या इफेक्ट होता है और उसको हम लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना होगा। ये आपके बुक्स में इतना डिटेल्स नहीं बताया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स में इसको डिटेल्स बताते हैं। जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा वो होगा इसके ऊपर, दिस वन। अगर ये लेक्चर 15 या 10 मिनट का बनता है तो सिमिलरली उसमें ऐड हम लोग ये वाला लेक्चर कर देंगे। मतलब इसके हम लोग ये 4 के मिला के हम लोग 3 लेक्चर कर देंगे और इसका एक लेक्चर, तो ऐसे हमारे ये 4 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो ये जो वेरिएशंस है अल्टीट्यूड को लेके, डेप्थ को लेके या लैटिट्यूड को लेके या इसके शेप का इफेक्ट होगा, ये इसको हम लोगों को देखना होगा अगले लेक्चर में, क्योंकि इसका ये वाला जो पॉइंट है वेरिएशन इन द जी विथ अल्टीट्यूड, ये बड़ा ही मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है। तो ये पार्ट आज के लेक्चर में नहीं होगा। अभी मैं टाइम देखा हूँ 22-23 मिनट्स का ये लेक्चर हुआ है। तो सो गाइज आई थिंक वी विल स्टॉप हियर टुडे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we discuss about the variation in the G with altitude. So guys, thank you so much and enjoy your lectures. हाँ, योर से बोलूँगा ना, आपका ही लेक्चर है, आपके लिए बनाया हुआ है, तो एंजॉय करो। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आस्क मी, आप कभी भी मुझे उसको पूछ सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कि सर ये डाउट क्लियर कीजिए, या मुझे कॉल कर सकते हो, आप सबके पास मेरा नंबर है। सो गाइज, थैंक यू सो मच and enjoy your day. Bye bye, take care.